जो लोग भी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम को क्रैक करके एमटीएस या हवलदार बनना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लो, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। जॉब प्रोफाइल, क्या काम करना होता है, कैसे एग्जाम होगा, कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, किन बुक से पढ़ना है, किस टाइम टेबल से पढ़ना है, हर चीज को आपको बता दूंगा, कुछ भी डाउट नहीं रह जाएगा। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम निशांत कपूर है। मैंने अपने फर्स्ट रन में एसएससी सीजीएल को क्रैक करके अपनी जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी, यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर इन दिल्ली जोन, वो मुझे मिल गई थी। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। और जैसे कि मैं खुद सीबीआईसी डिपार्टमेंट में हूँ और ये एमटीएस हवलदार जो हवलदार होते हैं सीबीआईसी डिपार्टमेंट और सीबीएन डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट में होते हैं, तो मुझसे ज़्यादा बेटर आपको शायद कोई नहीं बता पाएगा कि क्या काम करना है, क्या जॉब प्रोफाइल है, किस तरीके से एग्जाम को क्रैक करना है। तो जो स्ट्रैटेजी मैं बता सकता हूँ शायद आपको और कोई नहीं बता पाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखो और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, ताकि आप लोग भी इस एग्जाम को क्रैक करके जो भी आप पोस्ट चाहते हैं वो पोस्ट आपको मिल पाए। एसएससी होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, उन्हीं में से एक एग्जाम है एसएससी एमटीएस हवलदार। एमटीएस होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। एमटीएस और हवलदार दोनों अलग अलग नौकरियां हैं। जिन लोगों को नहीं पता, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एमटीएस अलग नौकरी है, हवलदार अलग नौकरी। तो अगर मैं दोनों की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करूं, एक तो होती है थ्योरी, एक होती है प्रैक्टिकल लाइफ। थ्योरी में बहुत सारी अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम रहता है मैं आपको बता देता हूँ। एमटीएस का जनरली जो काम रहता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, नाम से आपको पता चल रहा होगा, फाइल्स को इधर से उधर करना, लेटर्स को डिस्पैच करना, लेटर्स को इधर से उधर करना। लेकिन आजकल जनरली जो एमटीएस है ये एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर भी काम करते हैं, यानी कि बहुत सारा कंप्यूटर का भी काम करते हैं ये। उसके बाद इनका जो काम रहता है वो पानी पिलाना, चाय पिलाना, ये काम भी रहता है। लेकिन जनरली इस काम के लिए आजकल कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ भी होता है, लेकिन कई बार अगर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नहीं है तो हो सकता है एमटीएस को ये काम भी करना पड़े, क्योंकि अगर आप थ्योरी देखेंगे तो थ्योरी में बहुत ये सारे काम लिखे हुए हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो ज्यादा काम करवाया जाता है आजकल वो ये रहता है, फाइल्स को इधर से उधर लेकर जाना, लेटर्स को इधर से उधर लेकर जाना, डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरह कंप्यूटर में कुछ फीड करना, कुछ काम करना। और जो हवलदार है ये एक यूनिफॉर्म पोस्ट है। हवलदार तो आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा। जनरली इनका जो काम रहता है वो रहता है सीनियर ऑफिसर्स के साथ रहना, सीनियर ऑफिसर्स को असिस्ट करना। कोई सीनियर ऑफिसर का कुछ काम है, या जो बिल्डिंग है, जो ऑफिस की बिल्डिंग्स होती हैं उनकी सिक्योरिटी को देखना। बिल्डिंग में इनकी कंट्रोल रूम में ड्यूटीज लगती हैं, कई बार नाइट ड्यूटीज भी लगती हैं, डे ड्यूटीज भी लगती हैं। तो मतलब बिल्डिंग के आसपास कुछ गलत ना हो, कोई ऐसा गलत तत्व ना हो, कोई मतलब बिल्कुल प्रॉपर सब कुछ सिक्योरिटी मेंटेन रहे। हवलदार के लिए एज लिमिट रहती है 18 से 25 साल और 18 से 27 साल। जैसे कि दो डिपार्टमेंट्स हैं, सीबीआईसी और सीबीएन, दोनों में अलग अलग एज लिमिट है। सीबीआईसी यानी कि जीएसटी एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट, सीबीएन यानी कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स में आप इस एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं एज अ हवलदार। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास है हवलदार के लिए भी और एमटीएस के लिए भी। अगर हम सैलरी की बात करें तो एमटीएस की सैलरी अप्रोक्सीमेटली 30,000 के आसपास रहती है और हवलदार की सैलरी अप्रोक्सीमेटली 35-36,000 के आसपास रहती है। और एमटीएस की रिक्रूटमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में होती है जिसमें आपकी रिक्रूटमेंट होती है। ये सब वैकेंसीज पर डिपेंड करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। बाकी मैं बता दूं कि इन दोनों पोस्ट में वर्कलोड बहुत कम है, कोई बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं है। तो अगर आप फर्दर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप फर्दर कुछ स्टडीज कर रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, तो जॉब के साथ साथ आपको समय मिल जाएगा। आप शाम को इजीली फ्री हो जाएंगे और उसके बाद आप घर पर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। आपके पास बहुत समय होगा पढ़ाई करने का। लेकिन एक बात है कि इस एग्जाम में कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास है। तो 10th पास वाले भी देते हैं, 12th पास वाले भी देते हैं, कई बार ग्रेजुएट भी दे देते हैं इस एग्जाम को। तो थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है, आपको पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करनी होगी। लेकिन अभी जो आपका एसएससी एमटीएस हवलदार का जो पेपर है 2024 का, उसमें लगभग आपके पास 3 महीने हैं। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से 3 महीने तक तैयारी करें तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रिटन एग्जाम होता है। आपने उससे एक रिटन एग्जाम को क्रैक करा तो आपकी नौकरी लग सकती है। एग्जाम पैटर्न जो होता है उसमें चारों सेक्शंस आते हैं, दो अलग अलग सेशंस में डिवाइड किया गया है, सेशन 1 और सेशन 2। जो सेशन 1 है उसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग आता है। दोनों में मैथ्स और रीजनिंग में 20-20 सवाल आते हैं और हर सवाल 3-3 नंबर का होता है, यानी कि 60 नंबर की मैथ्स और 60 नंबर की रीजनिंग आती है। लेकिन एक जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि सेशन 1 ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें मेरिट नहीं बनेगी, इसके बेसिस पर आपको आपकी नौकरी, आपकी रैंक नहीं आएगी। इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। 45 मिनट का होगा सेशन 1 और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। इसके बाद जो आपका सेशन 2 होगा ये मेरिट बेस्ड होगा, यानी कि सेशन 2 के मार्क्स के बेसिस पर ही आपकी मेरिट बनेगी, आपकी रैंक मिलेगी, आपको आपकी पोस्ट मिलेगी, आपको आपकी नौकरी मिलेगी। सेशन 2 में इंग्लिश और जीके आता है। इंग्लिश और जीके दोनों में से 25-25 सवाल आते हैं और हर सवाल 3-3 नंबर का होता है, यानी कि 75 नंबर की इंग्लिश और 75 नंबर का जीके। टोटल 150 नंबर इंग्लिश और जीके मिलाकर। इस 150 नंबर के बेसिस पर आपकी मेरिट मिलेगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है -1 मार्क्स की और 45 मिनट मिलते हैं आपको इस पेपर को करने के। तो हम कह सकते हैं कि एमटीएस हवलदार के लिए इंग्लिश और जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
मैथ्स और रीजनिंग भी मानता हूं इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो इंग्लिश और जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगी उसमें आपको सबसे ज्यादा समय और बेस्ट तरीके से इंग्लिश और जीके को ही पढ़ना। रिटर्न एग्जाम के बाद हवलदार पोस्ट के लिए आपका फिजिकल और मेडिकल भी होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है चारों सेक्शंस को, कितना समय देना है चारों सेक्शन को और किस तरीके से पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इंग्लिश और जीके है, तो हम पहले उसी की बात करेंगे। तो देखो जीके के लिए आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब मेरे हिसाब से है, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, नियॉन पब्लिकेशन की किताब है जीके की। इन किताबों को अगर आप पढ़ोगे तो आपकी जीके बहुत बढ़िया हो जाएगी, और सिर्फ एमटीएस के लिए नहीं। देखो जीके तो हर एग्जाम के लिए कॉमन है। इन बुक्स का मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इनमें आपको एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि देखो मतलब एसएससी के हर पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मोस्टली चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करी गई हैं ट्रिक्स के साथ। तो नियॉन पब्लिकेशन की इन किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी जीके सिर्फ एमटीएस ही नहीं, एसएससी लेवल के हर पेपर की जीके आपकी इससे क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जीके कॉमन रहती है हर चीज के लिए। इसके साथ साथ जीके के लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स अभी मत पढ़ना, करंट अफेयर्स पेपर होने से 15 दिन पहले पढ़ना सिर्फ, और वो यूट्यूब वीडियो से पढ़ लेना करंट अफेयर वहां से आपकी ज्यादा बेटर और ज्यादा अच्छे से कवर हो पाएंगे। तो अगर आप यहां से पढ़ लेते हो तो आपकी जीके ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सीजीएल लेवल का पेपर ये नहीं है। अगर आप सोचो कि एमटीएस सीजीएल सीपीओ लेवल सेम है, तो एमटीएस का लेवल थोड़ा सा लो रहेगा, लेकिन इंग्लिश क्या है, इंग्लिश तो कॉमन ही है ना हर पेपर में। कुछ ऐसा थोड़ी है कि एमटीएस के लिए कुछ रूल्स बदल थोड़ी ना जाएंगे। तो इंग्लिश के लिए भी मेरे हिसाब से आप अगर नियॉन पब्लिकेशन की किताबों से पढ़ सकें, ये आपकी वोकेबलरी में हेल्प करेगी, इडियम मास्टर आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस में, वोकेबलरी में, ये आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करेगी। तो अगर आप इंग्लिश के लिए भी नियॉन पब्लिकेशन की किताबों से पढ़ेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और सिर्फ एमटीएस ही नहीं, जैसे जीके मैंने बताया, ऐसे इंग्लिश में भी एमटीएस के साथ साथ और एग्जाम्स की भी आपकी इंग्लिश और जीके कवर हो जाएगी। इसी के साथ साथ आप कोशिश करना, प्रैक्टिस भी करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इंग्लिश और जीके दोनों को मिलाकर मेरे हिसाब से आप डेली के अगर 4.5 घंटे दे पाए तो वो सफिशिएंट है। देखो 3 महीने का प्लान बना रहा हूं, तो आपको घंटे तो लगभग 8 देने पड़ेंगे डेली। तो अगर आप 4.5 घंटे दे पाए तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगा। जो मैथ्स और रीजनिंग है, मैथ्स और रीजनिंग में ज्यादा डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको क्वालिफाई करना है, उस पर मेरिट नहीं बनेगी। मैथ्स और रीजनिंग दोनों को मिलाकर अगर आप 2 घंटे दे देते तो सफिशिएंट है। टोटल हो गए 4.5 और 2 6.5 घंटे। अब इसके बाद बाकी के बचे हुए समय में मॉक टेस्ट लगाना है और उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। इस प्रिपरेशन के साथ साथ आपको डेली रिवीजन भी करनी है, और मॉक टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया, मॉक टेस्ट लगाकर मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना है। तो जो रिवीजन का प्लान बनाओगे वो डेली और वीकली प्लान बनाओ। एक तो डेली प्लान बनाओ जिसमें आप डेली के 10 मिनट रात को रिवाइज करो, जो आपने पूरा दिन पढ़ा वो पूरा आप रात के 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। और एक वीकली प्लान बनाओ जिसमें आप संडे को हाफ डे रख लो या 2-3 घंटे रख लो, इस टाइप से कुछ कर लो कि हफ्ते में एक बार पूरे दिन में जो आप पढ़े हैं पूरे दिन का रिवीजन करना है संडे के दिन। और जो आपको अपना स्टडी प्लान और टाइम टेबल बनाना है वो इस हिसाब से बनाना है कि आपको डेली 4 पोर्शंस पढ़ने हैं। ऐसा ना हो कि कोई पोर्शन स्किप करो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि मैथ्स, अगर आपके पास समय की कमी हो वो भी तब, अगर समय है तो 4 पढ़ो डेली, लेकिन अगर समय की कमी है तो ऐसे कर लो कि मैथ्स और रीजनिंग ऑल्टरनेट डेज कर लो, कि एक दिन सिर्फ मैथ्स पढ़ लो, एक दिन सिर्फ रीजनिंग पढ़ लो। लेकिन इंग्लिश और जीके आपको डेली पढ़नी है, मॉक टेस्ट डेली लगाना है, रिवीजन जैसे मैंने बताया वो रिवीजन आपको डेली करनी है, क्योंकि समय कम है, कम समय में एग्जाम को क्रैक करना है, सिर्फ 3 महीने है लगभग, तो उन 3 महीने में क्रैक करना है। और रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर फिजिकल और मेडिकल टेस्ट की बात करें तो हवलदार पोस्ट के लिए फिजिकल और मेडिकल टेस्ट आपका जो होगा, सबसे पहले फिजिकल की बात कर लेता हूं। मेल्स के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर और मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन। फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर और मिनिमम वेट होना चाहिए 48 केजीज। ये जो मैं स्टैंडर्ड्स बता रहा हूँ ये बिल्कुल मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइकिलिंग और वॉकिंग की अगर बात करें तो मेल्स को 8 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है 30 मिनट में, 1600 मीटर वॉक करनी होती है 15 मिनट में। फीमेल्स को 3 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है 25 मिनट में, 1 किलोमीटर वॉक करनी होती है 20 मिनट में। नॉक नीज, फ्लैट फुट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चश्मा लगा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। विद और विदाउट स्पेक 6/6 इन वन आई और 6/9 इन अनदर आई होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, कलर ब्लाइंड आप लोग नहीं होने चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट पहले ही कर लेना। तो ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, जिस तरीके से मैंने बताया, मैंने सिर्फ 3 महीने की पढ़ने की बताई है। अगर आपके पास ज्यादा समय होता तो मैं थोड़ा सा हो सकता है और एक्स्ट्रा चीजें बताता, लेकिन सिर्फ 3 महीने हैं तो 3 महीने में बेस्ट वे से आपको पढ़ना है, बेस्ट वे से पढ़ने का आपको तरीका बता दिया। इस तरीके से पढ़ लो तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिर भी कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दो।